Hello everyone. So in the foundation engineering, in the third module, we will be discussing the designing of the shallow foundation here. This is the second lecture of this module, and we will begin with the depth of the footing that we were discussing in the last class. So let us now start with the depth of the footing. कि footing design में depth of the footing कितना important role play करता है. मैं last class में ये चीज़ discuss ही कर रहा था कि अगर ground level की अगर आप बात करते हैं, and this is the ground level, okay, and if depth of the footing is something like this, है ना, यहाँ पे अगर आपकी footing placed है, so this entire zone will be acting as a embedment, वो उसको embed कर रही होगी, रोक के रखेगी, stability provide करेगी. अच्छा, अगर यही मैं बात करूँ कि this is the ground level, okay, and if the footing or the foundation is placed like this, तो यहाँ पे stability का थोड़ा सा issue रहेगा, alright. So this is another case. तो यहाँ पे depth of the footing is equal to 0, जो कि यूजुअली हम कभी भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम एक मिनिमम डेप्थ पे तो रखते ही हैं, है ना, जो कि आपके IS कोड के द्वारा भी मेंशन है, वहाँ पे भी बताया गया है. सो लेट अस नाउ सी अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर. द फर्स्ट पॉइंट सी हियर, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपर्ली अ फुटिंग मस्ट बी लेड एट अ सूटेबल डेप्थ. ओके, न बहुत ज़्यादा नीचे न बहुत ज़्यादा ऊपर. ओके, सो इट शुड बी लेड एट अ सूटेबल डेप्थ. इट कंट्रोल्स द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड द सेटलमेंट. अगर मैं बात करूं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की, तो अगर आपको याद हो टेरजागी की क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या चीज़ थी, दैट दिस वाज गिवन बाय क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा. अच्छा, इसमें अगर आप बात करते हैं तो सेकेंड टर्म की, दिस इज क्यू हेयर, तो क्यू इज गिवन बाय व्हाट, गामा इनटू डी एफ. ऑलराइट, सो दिस डी एफ is affecting the surcharge, all right, and this surcharge is ultimately affecting the net this ultimate bearing capacity. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से this depth of the footing is influencing ultimately the ultimate bearing capacity. Okay, so these are the few points that are there, and one thing is more, that is this: while fixing the depth of the footing, following points must also be taken into consideration. So these are a set of 10 points that must be kept into your कंसिडरेशन. फर्स्ट इज द डेप्थ ऑफ द टॉप सॉइल. अब देखिए टॉप सॉइल के साथ दिक्कत क्या होती है कि इसमें ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, प्लांट मटेरियल प्रेजेंट होगा, रूट्स ऑफ द प्लांट्स विल बी प्रेजेंट देयर, विच विल अल्टीमेटली डिके एंड विल प्रोड्यूस द गैसेज विच विल लीड टू द वीकनिंग ऑफ द सॉइल देयर. ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन टू कंसिडरेशन. और जितना हो सके यही किया जाता है कि टॉप सॉइल को हम एक्सकेवेट कर लेते हैं, देन उसके बाद ही हम फाउंडेशन को नीचे उसके कंस्ट्रक्ट करते हैं. सेकेंड इज द फ्रॉस्ट डेप्थ. ओके, कि फ्रीजिंग और थॉइंग को भी चेक किया जाता है. दिस इज अ फैक्टर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द कोल्डर कंट्रीज एंड ऑल्सो द कोल्डर स्टेट्स, दैट इज द हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और द जम्मू एंड कश्मीर और द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच आर देयर. नेक्स्ट इज द जोन ऑफ सॉयल वॉल्यूम चेंज. अगर आप सॉयल वॉल्यूम चेंज की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिमाग में आता है, दैट इज व्हाट, ब्लैक कॉटन सॉयल, है ना, जो महाराष्ट्र में आपको देखते हैं. So this zone of soil volume change is a very important factor, because when what will happen, when the rain happens, so this soil will be absorbing the water and what it will be swelling. अगर वो swell करेगी, अगर let's say if this is the foundation, okay, or and this is the this soil here. अब ये सॉइल अगर स्वेल कर जाती है तो इस फुटिंग को क्या करेगी, इस फुटिंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेज करेगी, और जब ये रेज करेगी तो देयर विल बी सम डिस्टॉर्शन इन द structure, okay, and that we don't want. Okay, so always it is seen that whatever be the zone of, let's say this is the zone of swelling and shrinkage, so always the footing will be placed like this, है ना, कि इस जोन में ना आए, बिकॉज दिस इज अ जोन ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज. जैसे ही पानी बढ़ेगा कम होगा, सो दिस विल बी ऑल्सो श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग, तो हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते हैं. एडजेसेंट फुटिंग्स एंड प्रॉपर्टी लाइंस, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं. मैं वापस से उस स्लाइड को थोड़ा सा रिपीट करूंगा, बट शॉर्ट में ही डिस्कशन किया जाएगा, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन उसका नहीं करूंगा. सेम थिंग विद स्लोपिंग ग्राउंड, आई विल बी डिस्कसिंग इट बट इन अ शॉर्ट मैनर इन अ फ्यू स्लाइड्स. वाटर टेबल की बात करते हैं. वाटर टेबल जब भी होगा, इट विल बी अफेक्टिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, वो कुछ ना कुछ उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा. सो दिस वाटर टेबल हैज़ टू बी ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन. नेक्स्ट इज द स्काउर डेप्थ. स्काउर डेप्थ की अगर आप बात करो तो दिस विल बी अ मेजर फैक्टर इन द वेल फाउंडेशन. जब आप हम डिस्कशन करेंगे वेल फाउंडेशन में, तो वहाँ पे जो स्काउर डेप्थ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरोजन हो रहा होगा, साइड से स्काउरिंग हो रही होगी. लेट्स से इफ दिस इज द पिलर ऑफ और द वेल फाउंडेशन, ओके, दिस इज द वेल फाउंडेशन,
सो वेयर सो एवर स्काउरिंग एक्शन इज देयर, लेट्स से अगर इतने डेप्थ पे है ना, डी डेप्थ पे अगर सबसे ज़्यादा स्काउरिंग देखने को मिल रही है, ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, ओके, उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज द अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स, दैट इज द फॉल्ट केव माइंस। अगर ऐसा होता है तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन और अपना स्ट्रक्चर हम उसी के हिसाब से नीचे प्लेस करेंगे। रूट होल्स और कैविटीज विच आर यूजुअली फाउंड बाय द बरोइंग एनिमल्स, है ना, रैट्स और डिफरेंट बरोइंग एनिमल्स आर देयर विच फॉर्म द रूट होल्स, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिकॉज दीज आर द वीक पॉइंट्स इन द soil that we have to consider. Next is the Rankine depth, Rankine formula given there that we have discussed, okay, and the minimum depth that is given by IS 1904 also. तो Rankine formula अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, this df minimum is equal to q by gamma 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi to the power of 2. तो उस रैंकाइन फॉर्मूले में ये बात कही गई थी कि दिस मिनिमम डेप्थ ऑफ द फुटिंग शुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड, ओके, दिस विल बी गिवन बाय क्यू एंड गामा एंड साइन दिस फाई इंटरनल फ्रिक्शन एंगल. सो विद दिस वी विल बी डिस्कसिंग नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड दिस थिंग एंड दिस थिंग, क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ बातें कर रही थी पहले भी, जो लेट अस नाउ सी इट. First thing first, IS 1904 makes a recommendation that a foundation should be located at a minimum depth of 50 meters below the natural ground surface. तो 50 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, okay. First thing is this 50 centimeters below the ground surface. Second is also the foundation must be placed below the zone of volume change, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, okay. The first is the black cotton soil example and second is the fine sand and silt in the where the areas of very low temperature where the freezing and thawing condition are there, है ना, zone of frost heave needs to be determined because उसके नीचे ही हमें अपना फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, okay. So we have already discussed these slides, I am just going through them again. एक और पॉइंट जो था यहाँ पे जो IS कोड में रिकमेंडेड था कि अगर ये स्लोपिंग ग्राउंड है तो ये फुटिंग का जो बेस है, ओके, एंड दिस इज देयर, तो यहाँ पे तो एटलीस्ट 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ओके, दिस वन हेयर. ऑल्सो जो एंगल बनेगा, ओके, दिस फ्रस्टम का, दिस इज द फ्रस्टम of this base, the angle बनेगा this will be what 30 degrees, okay. Also this surface and this surface they should not intersect, अगर वो intersect करते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए, okay. So these are the few factors that are there. एक और point हम बात करते हैं, that is this thing here, अगर दो footings हैं, ये upper footing है और ये lower footing है, तो इनका जो slope है वो 1 vertical is to 2 horizontal से ज़्यादा steep नहीं होना चाहिए, okay. So that point also you have to take into consideration. Next अगर हम बात करते हैं, एक हमने और केस ले रखा था कि अगर ओल्ड फुटिंग है और आपको उसके बगल में ही न्यू फुटिंग अगर डालनी है, सो दिस इज द ओल्ड फुटिंग एंड दिस इज द न्यू फुटिंग, ओके. सो व्हाट विल हैपन, कितनी स्पेसिंग होगी दोनों के बीच में, कितनी दूरी की बात होगी, और एक और चीज़ होती है कि कितने एंगल पे रहेगी, ओके. सो दैट दोज टू थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले ही इन द सेकेंड मॉड्यूल, आई थिंक इट वाज द सेकेंड लेक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड, सेकेंड मॉड्यूल सेकेंड लेक्चर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लोडिंग, ओके, फुटिंग डिज़ाइन में हम बात करेंगे लोडिंग की. तो देखिए, आप लोडिंग की बात अगर आप समझो तो लोडिंग जो है ना किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी तरीके से, मतलब वर्टिकल लोड्स भी लग सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लोड्स भी लग सकते हैं, इंक्लाइन लोड्स भी लग सकते हैं, ओके. तो यहाँ पे जो मेंशन्ड है ये 7 प्रकार के लोड्स, दीज लोड्स आर व्हाट, some are vertical loads, some are horizontal loads and some may be inclined loads. So let us see now it one by one. Dead load बहुत ही major part play करता है this foundation loading, because होता क्या है कि अगर आपको याद हो, हम जब लोड ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, लोड ट्रांसफ़र ऑन द फुटिंग, तो स्लैब हुआ, कॉलम हुआ, एंड देन दिस कॉलम से होते हुए फुटिंग में, एंड देन फुटिंग से होते हुए सॉइल में लोड आता है. तो डेड लोड विल बी कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट, द स्लैब्स, ओके, and the column load, all the load will be there. Live load is a very variable thing which is not usually determined by some direct formulas. They are given by the IS codes or the different building codes, और उसी के हिसाब से हम live load को लेके चलते हैं. Wind load की अगर आप बात करो तो wind load जितने भी होंगे वो सभी के सभी exposed surfaces पे लग रहे होंगे, okay, exposed surfaces पे. और exposed surfaces पे wind load का लगना यानी कि
ये lateral forces होंगे. Okay, even these can be what, inclined forces depending upon the direction of the wind. Okay. Next is the snow load, which is basically in the colder regions. Also these are on the rooftops. Okay, rooftops. नेक्स्ट इज द अर्थ प्रेशर. ये अर्थ प्रेशर का डिस्कशन अर्थ प्रेशर थ्योरीज में किया गया है इसका, है ना, जिसमें आप बात करते हैं इसके एक्टिव अर्थ प्रेशर और द पैसिव अर्थ प्रेशर की. अब जब आप एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं. क्या कि एक तो ये लेटरल फोर्सेस हैं, और अगर आप इनके नेचर की बात करें तो दीज कैन बी स्टेबलाइजिंग द सॉयल, और दे विल बी मेकिंग द सॉयल और द फुटिंग एज soil as unstable. Okay, so these are the lateral forces that we have to take into consideration. वाटर प्रेशर की बात करते हैं तो वाटर प्रेशर बेसिकली अगर आप देखें तो ये वेल फाउंडेशन में मेजर रोल प्ले करता है, और किसी में इतना ज़्यादा केस इसका नहीं देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज द अर्थक्वेक लोड्स. अर्थक्वेक लोड्स, और वी कैन ऑल्सो से इट एज सीस्मिक लोड्स. अगर आप सीस्मिक लोड्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर व्हाट, द वेव्स विच ट्रैवल ऑन द surface or inside the ground. Okay, so these are the earthquake loads that we have to consider. अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे, यूजुअली जो लोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड लोड आपने ले रखा है, लाइव लोड ले रखा है, वो तो ठीक है, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया. कई बार आपको क्या लेना होता है, विंड लोड लेना होता है. तो विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, इनमें से कोई एक ही आप लेंगे, कोई दोनों चीज़ें साथ में लेके नहीं चलते हैं. ओके, सो वी हैव टू ऑल्सो कंसिडर दिस थिंग. इनमें से कोई एक ही चीज़ आप लेंगे, या तो विंड लोड लेंगे या तो फिर अर्थक्वेक लोड ही लेंगे. Whatever is the maximum of the two, you will be taking that load. Now let us see one thing here. As per IS 1904, footing should be proportioned for the following combination of loads. First is the dead load plus live load. Second is the dead load plus live load plus wind oblique seismic load. अब इनमें से जो भी बड़ा लोड होगा उसको हम ले लेंगे. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेड लोड में क्या क्या चीज़ें आती हैं. फर्स्ट थिंग, इट इज़ इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द कॉलम, द वॉल, the footing, also the overlying fill, but it excludes the weight of the displaced soil. Okay, so this displaced soil is not included in this dead load. Okay. Next is foundation pressure should not exceed the safe bearing capacity by more than 25% in the case second. Okay, so in this case this should be taken into consideration. तो ये कुछ points हो गए यहाँ पे फाउंडेशन लोडिंग के. हम एक और अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन फुटिंग है. ठीक है, कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट. नाउ आफ्टर द साइट इन्वेस्टिगेशन यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सॉइल, आइदर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो सैम्पल्स ऑब्टेन्ड हेल्प इन डिटरमाइनिंग द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, जिसके बारे में हमने डिटेल में पहले मॉड्यूल में डिस्कस कर रखा है. ऑन द बेसिस ऑफ द सॉइल डेटा द बेयरिंग कैपेसिटी शुड बी कैलकुलेटेड. जैसे अगर आप बात करते हैं एसपीटी नंबर की, तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाती है. उस n के बाद अगर आप मान लो टैंक्स इक्वेशन लगा देते हो, ओके, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, q नेट अल्टीमेट, है ना. इसी तरीके से अगर आप IS कोड लगा देते हैं, या फिर ट्रेज़ागी थ्योरी में तो नहीं आएगा दिस n वैल्यू, बट डिफरेंट थ्योरीज आर देयर विच यू कैन यूज फॉर गेटिंग द bearing capacity of the soil or the footing. Now let us see what are the different steps that are involved in the designing of the footing. So let us see the procedure. First of all, the first point, see here, estimate the loading on the foundation, that is what is the dead load, what is the live load, and what is the wind load or the earthquake load. Okay, this is the earthquake load. And also determine the bending moment at the base of the wall or the column. If we are talking about, so let us see here, first is the axial loading, कितना axial load लग रहा है, okay, और the vertical और the horizontal load. कोई भी लोड हो, हम उनकी बात कर रहे हैं, पहली चीज़. दूसरी बात हम करते हैं किसकी, बेंडिंग मोमेंट की. बेंडिंग मोमेंट मतलब क्या हुआ, कितना वो बेंड करना चाह रहा है. ओके, कितना फुटिंग को आपके बेंड करना चाह रहा है, डिस्टॉर्ट करना चाह रहा है, वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस हियर, स्क्वायर फुटिंग इज प्रेफर्ड व्हेन लोड्स आर एक्सियल. रेक्टेंगुलर फुटिंग्स आर प्रेफर्ड जब दो चीज़ें लग रही हों, क्या, बेंडिंग मोमेंट और एक्सियल लोड दोनों के दोनों. ओके, third point, see here, this is the third point, this is the fourth point. Third point, see here, depth of the footing is determined using borehole log data. So you have to see the depth of the footing there. Next is safe bearing capacity is determined.
Okay. So, you follow these 4 steps, then you move on to the 5th step where the footing is proportioned making use of the safe bearing capacity. Also in the next step maximum and the differential settlement, हम यहाँ पे settlement की बात कर रहे हैं, that is calculated and it is compared with the allowable values. In case ये ज़्यादा हो जाती है, so we will be again revising it, ठीक है. So it is always within the permissible limits. Also if not within the permissible limits, safe bearing capacity is revised and procedure is repeated. Next is the stability of the footing. अब stability आप चेक कैसे करते हो? It is checked against sliding and overturning. अब स्लाइडिंग समझ रहे हो, है ना, कोई चीज़ फिसल जाए. ओवर टर्निंग क्या होगा, कोई चीज़ इस तरीके से बेंड हो जाए, है ना, मूव टिल्ट कर जाए. ओके, सो दीज आर टू बी चेक्ड कि आपकी फुटिंग जो है, इफ आई टॉक अबाउट दिस फुटिंग, तो ये फुटिंग स्लाइड ना करे पहली चीज़, दूसरी क्या हो, इस तरीके से कुछ ओवर टर्न ना कर जाए. ओके, सो दीज बोथ द फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टेबल रहे मतलब हमें यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करनी पड़ेगी. सो प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू बी अप्लाइड हियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने बात करी लास्ट स्लाइड में. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना चाहिए होगा, लेट अस सी हियर. इफ डेड लोड, लाइव लोड, अर्थ प्रेशर एंड विंड लोड और द सीस्मिक लोड, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा, आर कंसिडर्ड, then for that case factor of safety against sliding should not be less than 1.5. for against overturning it should not be less than 1.5. दोनों के लिए सेम चीज़ है. Next thing, if only dead load, live load and earth pressure are considered, then the factor of safety against sliding should not be less than 1.75 and against overturning it should not be less than 2. So these are the two cases where we have considered in one case the wind load also and in the other case we have not considered the wind load or the seismic load. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के रूप में, ओवरटर्निंग के रूप में, दोनों में आप इसमें चेक करोगे कि एक मिनिमम वैल्यू तो होनी ही चाहिए. ओके, सो दैट विल बी द डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ देयर. अच्छा, यहाँ पे हमने ये जो कुछ पॉइंट्स देखे थे, है ना, ये प्रोसीजर की अगर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट था फुटिंग इज प्रोपोर्शन. इसका मतलब क्या होता है, अब हम इसको आगे देखते हैं. सो हेयर व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिज़ाइन लोड इज डिटरमिन्ड कि कितना लोड लग रहा होगा. ओके, फर्स्ट इज डेड लोड, लाइव लोड, जितने भी लोड्स लग रहे हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिटरमिन करते हैं. सेकेंड इज सूटेबल प्लान डायमेंशंस, विड्थ, डायमीटर और लेंथ हैव टू बी अज्यूम्ड, से प्लान एरिया भी ए. ओके, आप कुछ अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी आर्बिट्रेरी ले ली, आपको पहले अज्यूम करना है दैट वैल्यू देयर एंड देन यू विल बी सीइंग कि कितना नेट लोडिंग इंटेंसिटी आ रहा है. Okay, so you obtain this Q net value, okay, this net loading intensity by design load upon the plan area. This is Q by A there, and so you get this Qn is equal to Q by A. अच्छा, अगर ये Qn जो आपने अभी निकाला है after assuming the dimensions of the footing, अगर ये Qn is less than or equal to Q allowable net, okay, yeah, what is this? This is the Qa net is the net allowable pressure ऑन द सॉइल, है ना, इतना ही अलाउड है सॉइल पे. अगर ये नेट वैल्यू अलाउेबल से कम है तो इट इज़ ओके, इट इज़ ऑल फाइन, ठीक, ये होना भी यही चाहिए. बट इन केस दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन द डिज़ाइन इज अनसेफ. ओके, सो वी हैव टू रीडिज़ाइन इट. ऐसा हमें करना पड़ेगा. हमें फिर से क्या करना होगा, हमें फिर से वापस से कुछ और अज्यूम करना पड़ेगा. क्या अज्यूम करना पड़ेगा, दिस सेकेंड टर्म हेयर, सी, हमें कुछ अलग विड्थ या डायमीटर या लेंथ हमें अज्यूम करना पड़ेगा, है ना. सो द प्लान एरिया विल बी चेंज्ड. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, इफ Qn इज वेरी मच लेस देन Q अलाउएबल नेट, देन द डिज़ाइन इज ओवर सेफ. सो दैट ऑल्सो विल बी अनइकोनॉमिकल, क्योंकि अलाउएबल नेट तो भाई ज़्यादा है, बट जो आपका नेट लोडिंग इंटेंसिटी निकल के आ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ विड्थ और द डायमीटर और द लेंथ, वो काफ़ी कम आ रहा है. तो उस केस में क्या होगा, द डिज़ाइन इज ओवर सेफ. सो व्हेन इट इज़ ओवर सेफ, तो वहाँ पे पैसा जो है बहुत ही ज़्यादा लग रहा होता है, तो दैट इज़ अनइकोनॉमिकल. सो द प्रोपोर्शनिंग ऑफ द फुटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग बोथ द सेफ्टी एंड ऑल्सो द इकोनॉमी. सो बोथ द फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. Also one thing more that we have to discuss, this Q allowable net is the two criteria based, that is first is the net safe allowable bearing capacity, that is the due to the shear criteria, और एक QS due to the settlement criteria. जो भी इनमें से कम वैल्यू होगी आप उसको
कंसिडर कर लेंगे. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड till now. Now second step, you see, for assumed dimensions and the depth of the footing, Q net safe can be calculated on the basis of the soil data and methods already discussed. Methods already discussed मतलब क्या हुआ कि जो Teng's equation, IS code, Terzaghi theory, whatever we have discussed in the entire second module, उसकी मदद आप यहाँ पे ले सकते हैं. Check if Q net is less than Q net safe. अगर नहीं है ऐसा, if not, then the dimensions of the footing need to be revised upwards, and previous step that we have discussed earlier, it has to be repeated till the check is okay. Okay. If this is not being satisfied, then you have to again repeat the step. Okay. So this net safe is what? Net safe bearing capacity. So this is how the proportioning of the footing is done. अब हम यहाँ पे दो चीज़ें बात करेंगे, एक है डिज़ाइन ऑफ स्ट्रिप फुटिंग और एक है आपका डिज़ाइन ऑफ स्प्रेड फुटिंग. सो लेट अस सी द फर्स्ट थिंग, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रिप फुटिंग. व्हाट हैपेंस, दो केसेस हो सकते हैं. क्या आप प्लेन कंक्रीट यूज़ करो जिसमें कोई भी सरिया नहीं यूज़ हो रहा हो, यानी कि कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं यूज़ हो रहा हो. सो दैट इज़ द प्लेन कंक्रीट. ऑलराइट, जिसमें सरिया यूज़ हो रहा है, दैट इज़ व्हाट? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, जिसमें आपने कुछ रीइंफोर्समेंट डाल रखा है. सो अनदर केस कैन बी व्हाट? दिस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग. तो दो केसेस हो सकते हैं. अगर लोड्स आर लाइट एंड द सॉइल इज गुड, देन यू विल बी अप्लाइंग द प्लेन कंक्रीट फुटिंग्स, तो उसकी डिजाइनिंग अलग रहती है. एल्स इफ दिस इज नॉट द केस, लोड्स आर हैवी, सॉइल इज नॉट प्रॉपर, तब उस केस में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग्स आर टू बी प्रोवाइडेड. अच्छा, अगर हम इसमें बात करते हैं तो विड्थ ऑफ द फुटिंग इज गिवन बाय बी, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू एन ए. ओके, जहाँ पे क्यू इज द लोड पर मीटर रन. ऑल्सो दिस क्यू एन ए इज इक्वल टू अलाउएबल सॉइल प्रेशर, इतना सॉइल पे लोड लग सकता है. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, दैट इज एम, दैट इज गिवन बाय क्यू नॉट इंटू बी माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 8. ओके, वेयर बी इज द स्मॉल बी इज द विड्थ ऑफ द वॉल एंड कैपिटल बी, you know that it is the width of the foundation or the footing. Okay. Next is this Q naught. Q naught is the actual soil pressure which is acting there. तो ये maximum bending moment लग रहा होगा on that concrete footing, on that RCC footing. तो ये जितने भी cases यहाँ पे हम discuss कर रहे हैं, width of the footing, maximum bending moment and the diagonal shear, this is all about the reinforced concrete footing. Okay. Next is this diagonal shear, that is F is equal to Q naught into capital B minus B by 2 minus D. अच्छा, ये स्मॉल b क्या हो, अगर आपको नहीं समझ में अभी आ रहा है तो हम इसको जब न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे होंगे तो दैट विल बी एंटायरली क्लियर टू यू, नॉट टू वरी अबाउट दैट टू मच. ओके, देन दिस स्मॉल d here in this term is the effective depth of the footing from the face of the wall. Okay, so this is the effective depth that we are using. अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ द स्प्रेड फुटिंग्स, तो स्प्रेड फुटिंग्स में भी वही सारी चीज़ें आएंगी. क्या क्या कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना लगेगा, डायगोनल शेयर की वैल्यू कितनी होगी. तो अगर हम उसको देखते हैं यहाँ पे तो समझिएगा, दिस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय क्यू नॉट इंटू बी इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी, दैट इज द विड्थ ऑफ द वॉल टू द पावर ऑफ 2 बाय 8. फॉर दिस डायगोनल शेयर इट इज गिवन बाय एफ, दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू बी इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी बाय 2 माइनस दिस डी, दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ. एक और केस यहाँ पे आता है, दैट इज द पंचिंग शेयर केस. दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर. ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग डी नॉट इज गिवन हेयर, दैट इज डी नॉट is given by q naught into b square minus b plus d का whole square upon 4 into b plus d into sigma sp, where this sigma sp is the safe punching shear. Okay, that is the value, and b is the width of the square column. Also one thing is more, that is this maximum force for bond. Okay, there will be bonds there और उसकी कितनी वैल्यू होगी. This is equal to q naught into b into capital B minus small b by 2. तो this is the force for bond. तो ये चार फैक्टर्स इस स्प्रेड फुटिंग पे आते हैं. ओके, विच वी हैव टू कंसिडर इन द केस ऑफ स्प्रेड फुटिंग्स. अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले लेट अस सी वन थिंग कि ये स्मॉल b की वैल्यू क्या है. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इफ दिस इज द स्क्वायर कॉलम, ओके, जिसकी प्लान डायमेंशन इज 0.4 मीटर बाय 0.4 मीटर. ओके, तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो दिस विल बी अ स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखोगे साइड व्यू तो आपको 0.4 मीटर का दिख रहा होगा. ओके, और साथ ही में क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन होगी, जहाँ पे एक आपकी रीइंफोर्समेंट इस तरीके से होगी और एक रीइंफोर्समेंट
इस तरीके से होगी जो इनटू द प्लेन जा रही होगी. दिस इज द इनटू द प्लेन रीइंफोर्समेंट और ये वाली जो है दूसरी रीइंफोर्समेंट है जो इनटू द प्लेन वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है. ओके, सो दिस इज देयर. अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द टोटल डेप्थ डी एंड दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ. ओके, दैट इज देयर. तो ये अलग अलग फोर्सेज है डेट विल बी एक्टिंग देयर. अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसी तरीके से समझिएगा यहाँ पे कि दिस इज द स्मॉल बी विड्थ. ओके, दिस वन हेयर स्मॉल बी. अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, क्या यहाँ पे इस जगह पे देयर विल बी मैक्सिमम पंचिंग शेयर. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे पड़ेगा. ओके, मैक्सिमम डायगोनल शेयर की बात करते हैं तो कुछ इस लाइन में पड़ेगा. अगर आप इसके फ्रस्टम की बात करें तो अगर ये है, ओके, तो दिस इज द मैक्सिमम डायगोनल शेयर दैट विल बी एक्टिंग. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m. Okay, and this is the maximum punching shear that we have already discussed. Okay, this is the d, that is the effective depth. Overall depth की बात करेंगे तो जो भी कवर है ना, ये क्या होता है, ये नीचे वाला कवर प्रोवाइडेड है. दिस कवर हैज टू बी ऑल्सो इंक्लूडेड देयर. तो यहाँ पे दिस कवर इज टू बी ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, दिस इज द डी नॉट. अगर हम बात करें, अगर इसका आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में क्या होगा, दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग. ओके, दिस इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, दिस इज द स्क्वायर footing there. And also understand that what will happen, this loaded area, this portion is the loaded area for the diagonal shear force. Okay, and this loaded area is the loaded area for the bending moment. Okay, so these are the two portions here. अगर आप इसकी यहाँ पे बात करो, है ना, और इस कॉलम का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज द कॉलम विच इज देयर, जिसकी विड्थ इज व्हाट, स्मॉल b. ओके, दिस इज द विड्थ, और ये जो है पूरा स्प्रेडेड पोर्शन है. ओके, दिस इज द एंटायर, ये इधर की तरफ स्प्रेडेड है इस तरीके से, इस तरीके से. ओके, सो दिस इज द एंटायर डायमेंशन, और ये अलग अलग लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम डायगोनल शेयर और मैक्सिमम पंचिंग शेयर मिल रहा होगा. Next is this numerical that let us see a few points until we wrap up the class. You can attempt this at home also. First is design a square reinforced concrete footing for the following data, wherein the column load is given by 800 kilonewton, allowable soil pressure is given by 200 kilonewton per meter square, and size of the column is given by 0.4 meter by 0.4 meter. Okay, so this is the data. Try to solve it at home. We will be discussing it in the next class. Thank you for today. So let us wrap up now. Thank you.